हेलो, मैं राजवंत राव। मैंने अपने कल के वीडियो में आप लोगों को चोलों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताया था, जिसमें चोलों के इतिहास जानने के साधन से लेकर और प्रारंभिक चोलों के इतिहास तक मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने बताया था कि चोल अभिलेख मंदिरों की दीवारों से प्राप्त हुए हैं और उसमें चोलों को सूर्य और चंद्रवंशी बताया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को प्रत्येक सप्ताह 3 या 4 वीडियो में डालूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक सप्ताह के अंत में मैं आप लोगों को एक 30 सवालों का ऑब्जेक्टिव सवालों का एक बैंक प्रस्तुत करूं आपके सामने। प्रारंभ में ये पूरे एंशिएंट इंडिया से होगा, लेकिन बाद में मैं अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा। इससे आप लोगों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुविधा होगी अपनी तैयारी करने में। यानी विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में भी वो काम आएगा और प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी परीक्षा आप देंगे उसमें भी काम आएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि 30 सवाल ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सप्ताह शनिवार को मैं इस पर अपलोड करूं, मैं दूंगा। मैं आज आप लोगों के समक्ष राजराज प्रथम, जिसने 985 में तंजावुर में अपना राज्यारोहण कराया था। इसके पहले कि मैं राजराज के विषय में बताऊं, आपको तत्कालीन दक्षिण भारत की राजनीति को समझ लेना आवश्यक है। थोड़ा मैप पर आप ध्यान दीजिए तो आपको ज्ञात होगा। आप जानते हैं कि इधर पांड्यों का राज्य था, जिधर मैं बता रहा हूँ पांड्यों का, इधर चोलों का। इधर फोकस करो। ये यानी तमिल, आंध्र और पांडिचेरी, ये समस्त चोल राज्य में शामिल था। ये चेरों का राज्य था, जो राजराज के पूर्व तक इस पर आधिपत्य चोलों का स्थापित नहीं हो पाया था। इधर गंगों का शासन था, यानी गंग मैसूर, देखिए यहाँ गंग थे, यानी मैसूर के आसपास का इलाका प्राचीन गंग क्षेत्र का निर्माण करता था और आरंभ में इसकी राजधानी कुअलाल यानी कोलार थी। बाद में इसकी राजधानी तलकाड हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, तलकाड अक्सर आप लोगों को, यानी गंगों की राजधानी, पश्चिमी गंगों की राजधानी क्या थी, ये अक्सर आप लोगों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो गंगों की राजधानी तलकाड थी। यहाँ का प्रारंभिक राजा था कोंकणी वर्मा। कोंकणी वर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाधि है धर्म महाराजा धीराज। ये भी मैंने देखा है कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है कोंकणी वर्मा, जिसकी उपाधि धर्म महाराजा धीराज है। ये इसके अतिरिक्त मुझे इस तरह का दूसरी टाइटल किसी शासक द्वारा लगाया जाता हुआ हम नहीं पाते हैं, तो इसकी टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो गंग मैसूर के आसपास के क्षेत्रों में इनका राज्य था और दूसरा इन्हीं गंगों की एक शाखा यहाँ आप देख रहे हैं कलिंग। ये कलिंग क्षेत्र में भी गंगों की एक शाखा विद्यमान थी। दूसरी तरफ ये वेंगी का क्षेत्र है, जिसे ईस्टर्न चालुक्य कहते हैं। इसे कहते हैं पूर्वी चालुक्य। चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं। मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कि एक तो वातापी के चालुक्य, दूसरा कल्याणी के चालुक्य और तीसरे ये वेंगी यानी ईस्टर्न चालुक्य। ये जो
वातापी के शासक थे, आप सब लोग जानते होंगे, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था विष्णुवर्धन चतुर्थ। विष्णुवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ वायसराय नियुक्त किया था और वायसराय के रूप में बहुत दिनों तक शासन किया। बाद में उसके वंशजों ने एक अलग राज्य का निर्माण किया, वो वेंगी या पूर्वी चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं। ये हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कई राज्यों के मध्य ये झगड़े का कारण वेंगी दशकों तक बना रहा। कल्याणी के चालुक्यों और चोलों के मध्य, कभी राष्ट्रकूटों और चोलों और पल्लवों के मध्य, ये हमेशा वेंगी एक झगड़े का जड़ दक्षिण की राजनीति में हमेशा बना रहा। ये यहाँ जो था वो कृष्णा के ऊपर और तुंगभद्रा नदी के नीचे होयसलों का विशाल राज्य था। होयसलों की राजधानी, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि हेलेबिड अथवा द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। यहाँ ये जो कोंकण का क्षेत्र है, यहाँ फोकस करो, यहाँ कोंकण के क्षेत्र में शिलाहार वंश का शासन था। शिलाहार ये भी हमेशा चालुक्यों को राष्ट्रकूटों और पल्लवों और इवन चोलों के लिए एक महत्वपूर्ण बना रहा, क्योंकि ये समुद्र तटवर्ती व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ देखिए, ये कदम्बों की जो राजधानी थी वो थी वनवासी। वनवासी की भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्धा नदी के तट पर बसी हुई थी। वर्धा नदी ये सुरपुर परिस्पर्धिनी थी, प्रतिस्पर्धा करने वाली थी सुरपुर से। इसका इतना भव्य सौंदर्य था कि ये सुरपुर प्रतिस्पर्धिनी थी। ये है वनवासी। वनवासी ये कदम्बों की राजधानी थी। और ये तो केरल और यानी चेर का राज्य था, ये पांड्य था। यानी तुंगभद्रा नदी से लेकर यहाँ कुमारी अंतरीप तक का क्षेत्र चोलों के साम्राज्य में समाहित था। एक बात और आप देखते होंगे कि परांतक ने भी सिंघल पर आक्रमण किया, फिर चेरों को पराजित किया, पांड्यों को पराजित किया। दक्षिण की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनका क्षेत्र स्थिर नहीं रहता है, इनका साम्राज्य स्थिर नहीं रहता है। एक शासक यदि शक्तिशाली है तो उसके अंतर्गत राज्य रहेंगे, उसके पुत्र के समय में वो स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमेशा वेंगी, गंग, कदम्ब, शिलाहार, चेर शासकों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित की। किसी सार्वभौम सत्ता के अंतर्गत बहुत दिनों तक ये शक्तियां नहीं रहीं। आप देखेंगे कि वातापी के जो चालुक्य थे उनको अपदस्थ करके राष्ट्रकूट स्थापित हुए और उन्हें अपदस्थ करके फिर कल्याणी के चालुक्यों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यानी जो सामंत होते थे वो अपने अधिराज के कमजोर पड़ते ही वो सत्ता पर कब्जा कर लेते थे। सामंत इस ताक में रहते थे, स्वामी भक्ति तब तक उनकी बनी रहती थी जब तक शासक शक्तिशाली रहता था। उसके कमजोर पड़ते ही ये तैलप द्वितीय के साथ यही हुआ और यही दंतिदुर्ग ने किया। दंतिदुर्ग ने भी कीर्तिवर्मा सेकंड को अपदस्थ किया। कीर्तिवर्मा या कर्क द्वितीय
कर्क द्वितीय जो राष्ट्रकूट शासक था, उसको खोटिक का भतीजा था, उसको अपदस्थ करके जो चालुक्यों की सत्ता स्थापित हुई। तो इस तरह से कोई भी सार्वभौम सत्ता बहुत दिनों तक शक्तिशाली नहीं बनी रही। इसीलिए मित्रों, जो इतिहास के विद्यार्थी होते हैं वो बहुत हड़बड़ी में नहीं रहते हैं, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो दक्षिण की राजनीति आप देख रहे हैं। अब हम आते हैं कि जो मैं बताया कि राजराज प्रथम के सामने बहुत चुनौतियां थीं। वह एक महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली शासक था। उसकी महत्वाकांक्षा था और उसकी अपनी प्रतिभा थी कि जो भी महत्वाकांक्षा या इच्छा उसने पाली, उसे उसने कार्य रूप में परिणत किया। उसके समक्ष चुनौतियां ही थीं। एक तो सबसे बड़ी चुनौती जो उसके समय में, उसके शासन के आरंभ में ही जो उसे दिखाई दिया कि केरल, यानी देखिए ये केरल, पांड्य और ये सिंघल, ये केरल यानी चेर, पांड्य और सिंघल, इनका एक संघ निर्मित हुआ। और ये संघ निर्मित हुआ, इन संघ को तोड़ना या संघ को पराजित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके पहले जो केरल का शासक था भास्कर वर्मा, यानी रवि वर्मा के पहले, यहाँ रवि वर्मा था, रवि वर्मा के पहले भास्कर वर्मा था यहाँ का शासक केरल का। और भास्कर वर्मा को सिंघल ने सहायता की थी। ये बात है परांतक के समय में, यानी जो चोल परांतक है उसने जब सिंघल पर आक्रमण किया तो दोनों का संग था, यानी जो भास्कर वर्मा और सिंघल, यानी महेंद्र पंचम और भास्कर वर्मा एक संग में थे। अस्तु सबसे पहले दंडित किया उसने रवि वर्मा को, केरल के जो शासक थे, और रवि वर्मा को आक्रमण कर इसने इन्हें बुरी तरह से पराजित किया रवि वर्मा को। और इसके उपलक्ष्य में इसने कांडलूर सालैकल मरुत, इसकी उपाधि धारण की। कांडलूर सालैकल मरुत की उपाधि इसने धारण की। तो इस तरह से उसने चेर यानी केरल राज्य पर सबसे पहले अपना आधिपत्य स्थापित करने का कार्य किया। इसके पश्चात इसने पांड्य शासकों पर ध्यान दिया। आप फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सभी पांड्य शासक अपरांत आदित्य वर्मा के कार्यकाल में चोलों के अंग बन चुके थे। फिर भी राज के आरंभिक दिनों में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली और इसका शासक था अमरभुजंग। अमरभुजंग इसका शासक था। अमरभुजंग को भी उसने पराजित किया और पराजित कर अमरभुजंग को बंदी बनाया। बंदी बनाकर उसने तंजौर के कारागार में डाल दिया। इसके साथ ही इसने कोल्लम, कोल्लदेश और कोंडगोलूर पर आधिपत्य स्थापित किया। यानी कोल्लम, कोल्लदेश और कोंडगोलूर पर इसने आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद इस संघ में चूंकि नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि ये जो युद्ध राजराज प्रथम ने किया वो अलग अलग युद्ध ना करके एक साथ ही उसने युद्ध लड़ा था। उसके बाद वो नौसेना की सहायता से राजराज की बहुत सारी विशेषताओं में एक बहुत बड़ी विशेषता उसके द्वारा शक्तिशाली नौसेना का गठन था। नौसेना को गठित करके उसने सिंघल पर आधिपत्य स्थापित किया। सिंघल दो भागों में विभाजित था। उसने उत्तरी भाग पर उसने, यानी यहाँ आप देखिए
मैप पर आप देखेंगे तो उत्तरी भाग जो हिंदुस्तान के की ओर उन्मुख है, उसमें दो शक्ति के केंद्र हैं, एक अनुराधापुर है और एक है पोलोन्नरूव। पोलोन्नरूव है, एक पोलोन्नरूव है, इसके शक्ति का केंद्र है। तो उसने अनुराधापुर को अपनी राजधानी न बनाते हुए पोलोन्नरूव को उसने अपनी राजधानी बनाई। देखिए, इसने बहुत ही राजराज प्रथम ने बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई और दमनात्मक रवैया उसने सिंघल में अपनाया और उसने ये दोनों पर आधिपत्य, यानी समस्त उत्तरी क्षेत्र पर उसने आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन सत्ता का मित्रों ये चरित्र होता है कि पहले वो दमनकारी नीति अपनाकर क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करते हैं और फिर जनता को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए, उन्हें अपने प्रति लायल बनाने के लिए तमाम तरह की जन कल्याणकारी काम करते हैं। इस तरह से उन्होंने इस पोलोन्नरूव को नाम बदलते हुए जननाथ मंगलम दिया। थोड़ा सा आप शब्द पर गौर कीजिए। जननाथ यानी लोक से संबंधित यह नाम है, यानी लोक का मंगल करने वाली, ये लोक का मंगल करने वाली यह राजधानी बनी। इसके बाद वहाँ पर उसने शिव मंदिर की स्थापना की और बहुत सारे कुछ जन कल्याणकारी उसने काम भी किया। इसके बाद उसने पश्चिमी गंगों पर ध्यान दिया और पश्चिमी गंगों को, गंग शासक को पराजित कर उसने स्वयं चोल नारायण की उपाधि धारण की। अब देखिए, उसने एक तो केरल के शासक रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर सालैकल मरुत की उपाधि धारण की और दूसरा उसने पश्चिमी गंगों को पराजित कर स्वयं चोल नारायण की उपाधि धारण की, यानी चोल नारायण की उसने उपाधि धारण की। इसके बाद कर्नाटक क्षेत्र से जो लेख मिले हैं उससे पता चलता है कि उसने 3 क्षेत्रों पर, यानी गंगों से सटे नोलंब है। देखिए, गंग क्षेत्र को गंगवाड़ी कहते थे, नोलंबों के क्षेत्र को नोलंबवाड़ी कहते थे। इसी के साथ ही एक छोटा सा क्षेत्र था तडिग। तो कर्नाटक अभिलेख में नोलंब, गंग और तडिग तीनों ही क्षेत्रों का विजेता कहा गया है राजराज को। अब राजराज का पूरा गंगवाड़ी, नोलंबवाड़ी और तडिग क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो गया। अब मैंने जैसा कि कहा कि वेंगी यानी वेंगी का क्षेत्र गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच पड़ता था। देखिए, ये है कृष्णा नदी, ये है कावेरी और ये है पेन्नार। तीनों समझिए, ये कावेरी यहीं पर तंजौर है, यहीं पर समुद्र और कावेरी डेल्टा से तंजौर का क्षेत्र है जो चोलों की राजधानी थी, जिसे धान का कटोरा कहा जाता था। तो वेंगी का जो क्षेत्र है वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच है, यानी जो आंध्र का इलाका है, आंध्र मित्रों, आंध्र का जो इलाका है, आंध्र प्रदेश, वो वेंगी क्षेत्र का निर्माण करता था। और गोदावरी जिले में एक स्थान है पेडिवेगी, गोदावरी जिला में है, जो गोदावरी नदी का तटवर्ती इलाका है, वहीं पेडिवेगी है। यही वेंगी की राजधानी थी आरंभ में, यानी महत्वपूर्ण, यानी वेंगी पेडिवेग के नाम से ही जाना जाता था। तो अब
इस जो वेंगी थी, इस पर दृष्टि यहाँ रहने वाले कल्याणी के चालुक्यों पर भी थी। आप जानते हैं कि राष्ट्रकूटों का इलाका, वादामी के चालुक्यों का इलाका और कल्याणी के चालुक्यों का इलाका एक ही है। और चूंकि मूलतः जो वेंगी के चालुक्य थे वो वातापी के चालुक्यों की ही शाखा थे, कल्याणी के चालुक्य भी वादामी के चालुक्यों के शाखा थे, इसलिए प्राकृतिक रूप से अधिकार मानते थे कल्याणी के चालुक्य इससे, इस पर वेंगी पर स्वाभाविक रूप से अपना अधिकार मानते थे, अपना दावा मानते थे। उत्तम चोल यानी राजराज प्रथम के पहले उत्तम चोल को जो कल्याणी का चालुक्य है, तैलप द्वितीय, इसने उत्तम चोल को पराजित किया था। तो एक तो अपने पूर्व शासक के पराजय के अपमान के प्रतिकार की भावना से ग्रसित था राजराज प्रथम, और दूसरी बात ये कि यहाँ का जो शासक था वो दानार्णव था। क्या नाम था? हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान दे दीजिए, मैं यहाँ ऐसे करके लिख रहा हूँ, दानार्णव के दो पुत्र थे, शक्तिवर्मा और विमलादित्य। दानार्णव की हत्या करता है चोड भीम। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, चोड भीम दानार्णव की हत्या करता है, और चोड भीम वेंगी पर आधिपत्य करता है, और ये सब दानार्णव की हत्या, शक्तिवर्मन और विमलादित्य को वेंगी राज्य से निष्कासन, ये सब वो करता है कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय, और बाद में तैलप द्वितीय के पश्चात, देखिए तैलप द्वितीय के पश्चात शासक होता है सत्याश्रय। तो तैलप द्वितीय के बाद कल्याणी के चालुक्य राज सिंहासन पर बैठता है सत्याश्रय। इनके सह पर जो चोड भीम दानार्णव को अपदस्थ कर शक्तिवर्मा और विमलादित्य उसके दो पुत्रों को निष्कासित करता है और स्वयं वेंगी पर सिंहासनारूढ़ हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कल्याणी के चालुक्यों का संरक्षित राज्य बन जाता है वेंगी, संरक्षित राज्य बन जाता है। तो इस तरह से शक्तिवर्मन और विमलादित्य तंजौर में राजराज के यहाँ संरक्षण लेते हैं, और परिणाम स्वरूप राजराज प्रथम वेंगी पर आक्रमण करता है, और आक्रमण कर चोड भीम पराजित होता है। चोड भीम पराजित होने के पश्चात युद्ध भूमि से भाग जाता है, और शक्तिवर्मन को पुनः देखिए शक्तिवर्मन को वेंगी पर राजा के रूप में स्थापित करता है राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम की अधीनता में रहते हुए शक्तिवर्मन वेंगी पर राज्य करना स्वीकार करता है। यह सुनता है तो सत्याश्रय अत्यंत क्रुद्ध होता है। और क्रुद्ध होने के पश्चात एक विशाल सेना के साथ वेंगी पर आक्रमण करता है, और वेंगी पर आक्रमण करता है, और पुनः वहां राजराज पहुंचता है। बुरी तरह से सत्याश्रय पराजित होता है, और यह सूचना करंडय और सत्याश्रय के होट्टूर अभिलेख दोनों से ज्ञात होता है, और
इसकी सूचना तिरुवलंगाडु अभिलेख से भी होती है। अब इसके बाद पुनः आक्रमण जो सत्याश्रय करता है, इसके पश्चात राजराज अपने सेना को दो भागों में विभक्त करके वह भेजता है। एक का नेतृत्व स्वयं राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम करता है। वह सेना सीधे जाती है मान्यखेट यानी कल्याणी की ओर, और दूसरी वेंगी की ओर। वेंगी में पुनः पराजित होता है सत्याश्रय। चोड़ भीम युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं, वेंगी छोड़ के भाग जाते हैं, और अंततः राजेंद्र चोल और राजराज प्रथम की सेनाओं ने कल्याणी मान्यखेट में बहुत ही अधिक नरसंहार करते हैं। ब्राह्मण स्त्री बच्चों को नहीं बख्शते हैं, भयंकर लूटपाट करते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे इनकी हाथियां भयंकर उत्पात मचाती हैं, और बनवासी और कुल्लप दोनों पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है राजराज। यहाँ आप देखिए ये कदम्ब है, यानी बनवासी, और यहीं पर कुल्लप है। बनवासी पर भी आधिपत्य स्थापित करता है और कुल्लप पर भी स्थापित करता है। इसलिए देखिए यहाँ फोकस कीजिए, यानी ये पूरा कदम्ब, गंग, नोलंबवाड़ी का क्षेत्र और तडिक का क्षेत्र और केरल, ये पूरा इसके आधिपत्य में, राजराज के आधिपत्य में पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाता है। दोनूर और कुल्लपक ये हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कुल्लपक और दोनूर दोनों में इसकी सेनाओं ने भयंकर लूटपाट की, यहाँ पर आधिपत्य भी स्थापित कर लिया। इसके बाद थोड़ा देर हो गई है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। कलिंग की विजय की, मैंने बताया था कि यहाँ कलिंग है और यहाँ भी गंगों का शासन था, इसकी भी विजय की। उसके बाद मालदीव की विजय की और विजयतुंग वर्मा को पराजित किया। साथ ही विजयतुंग वर्मा को उसने नागपट्टम में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए उत्साहित किया। इसके साथ ही उसने विष्णु मंदिर की स्थापना भी कराई। तो इस तरह से मित्रों, राजराज प्रथम अपने वंश के गौरव का अधिष्ठाता था। जिस आधार का निर्माण, जिस गौरव के जिस आधार का निर्माण राजराज प्रथम ने किया, उसी पर चोल राजवंश का गौरव का भव्य प्रासाद राजेंद्र प्रथम राजाधिराज और कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में स्थापित हुआ। उसने बहुत सारे और महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे उसने अपने समस्त राज्य के भूमि का मापन कराया, उचित कर की व्यवस्था कराई, और दूसरा बृहदेश्वर जो राजराजेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, वो मंदिर की स्थापना कराई। यानी जो तंजौर है, तंजौर को दक्षिण भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के साथ ही उसने सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी तंजौर को विकसित किया। उसका कार्यकाल स्थापत्य, कला और संस्कृति के उत्कर्ष का काल है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ इस सूचना के साथ कि कल पुनः मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं जो राजराज प्रथम है उसकी जो स्थापत्य के क्षेत्र में जो योगदान है, जो स्कल्पचर के क्षेत्र में योगदान है, उसके विषय में मैं बताऊंगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मुझे समय मिलेगा तो कल ही राजेंद्र प्रथम के की उपलब्धियों के विषय में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं, और पुनः कल अगले वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।